Hello everyone. This is the fourth lecture of income from house property. In the last lecture, we have done one question also, where we have solved the question where most important working was related to the interest on loan calculation deduction for pre-construction house property. So I think that question is very important for house property chapter, and in that question, the working of how to find out pre-construction interest on loan is the main working and the main part of this question. Other things are very simple. Now moving ahead, you can take out your notes and see the next point. Next point after question number 1 is recovery of arrears of rent and recovery of unrealized rent. जो नोट्स में आपको जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट दिया था उसमें लास्ट में 2 पॉइंट ऐड किए थे, एक ऐड रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट और दूसरा है ऐड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। दोनों को साथ में बता रहा हूँ क्योंकि दोनों थोड़े बहुत सेम ही हैं और दोनों का जो ट्रीटमेंट है ऐड करने का वो भी सेम जैसा ही है। आपको पता है जो नोट्स में आपको मेंशन किया है स्टेटमेंट, जब आपका स्टेटमेंट ख़त्म होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का नोट्स में, तो लास्ट में यहाँ पे आपको दिया है ऐड रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट। याद रखना क्या वर्ड यूज़ किया है, रिकवरी प्लस रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, 2 चीज़ ऐड करनी है। करंट ईयर का स्टेटमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाता है, जो म्यूनसिपल वैल्यू से लेके डिडक्शन वगैरह सब आ जाता है, तो यहीं पे अपना करंट ईयर का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है। तो इसके अंदर अब ये 2 चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं और फिर ये आपको फाइनल आंसर आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके ऊपर का जो स्टेटमेंट है ना वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट करंट ईयर से रिलेटेड है। अब ये दोनों जो पार्ट है ना, रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट एंड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, ये दोनों लास्ट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टेटमेंट के ये दोनों पार्ट आपको समझे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद और इंटरेस्ट और लोन का रिडक्शन माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वो करंट ईयर का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। उसमें आपको ये 2 ऐड करने हैं अगर है तो। अब ये 2 जो है ये हमेशा लास्ट ईयर्स के होते हैं, इसलिए ये लास्ट में ऐड हुए हैं, करंट ईयर के स्टेटमेंट में ऐड नहीं हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको लास्ट में क्यों ऐड किया गया, ऊपर क्यों नहीं ऐड किया गया, क्योंकि ऊपर के जो भी आंसर हैं फिगर्स हैं वो करंट ईयर वाले हैं और ये दोनों जो फिगर्स हैं वो अर्लियर ईयर्स वाले हैं। अब ये है क्या मैं बता देता हूँ। अरियर्स ऑफ रेंट है और अनरियलाइज रेंट है। अरियर्स ऑफ रेंट मतलब आपको पता है अरियर्स मतलब क्या है कि कोई भी अमाउंट हमको नहीं मिला है। सो सपोज़ लास्ट ईयर टेनेंट ने 1 महीने का या 2 महीने का रेंट नहीं दिया, उसके घर में शादी थी, इसके लिए उसने ओनर को रिक्वेस्ट किया कि भाई जो लास्ट का 2 महीना है फेब और मार्च, उसका रेंट थोड़ा अभी माफ़ कर दो, मैं आपको मई और जून में दे दूंगा अगले साल, ऐसा करके। तो शादी खर्चा होता है, तो उसने लास्ट ईयर 2 महीने का रेंट नहीं दिया। बट ओनर को पता है ना कि टेनेंट अच्छा है, एक जेन्युइन प्रॉब्लम है या बोल सकते हो रीज़न है शादी का खर्चे का, तो इसलिए उसने नहीं दिया है 2 महीने का रेंट, पर वो देगा। ठीक है, तो टेनेंट अभी भी है टच में ओनर के साथ और ओनर उससे रिसीव करने वाला है अरियर्स ऑफ रेंट। और टेनेंट ने जैसा बोला था वैसा किया भी। ये ईयर आ गया, लास्ट ईयर ख़त्म हो गया, ये ईयर आया और उसने इस ईयर में वो 2 महीने का जो रेंट बाकी था लास्ट ईयर का वो इस साल दे दिया। ठीक है, जैसा टेनेंट ने बोला था, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट। तो अरियर्स मतलब होता है आउटस्टैंडिंग रेंट इन द नॉर्मल कोर्स। नॉर्मल कोर्स मतलब पैसा मिला नहीं है बट मिलेगा, ये आपका एक्सपेक्टेशन है, या बोल सकते हैं उम्मीद है कि टेनेंट आपको पैसा फ्यूचर में देगा। अभी नहीं दिया है बट फ्यूचर में देगा, उसको बोलते हैं अरियर्स। और उसने फ्यूचर में जब दे दिया तो उसको बोलते हैं रिकवरी। ठीक है, तो जो ईयर में अरियर, जैसे यही मैंने जो एग्जांपल बताया था आपको थोड़ा फिगर के साथ बताता हूँ। सपोज़ लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जो है 18-19 है, ये आपका करंट ईयर है 19-20। सो 18-19 में उसने 2 मंथ्स का रेंट नहीं दिया, मतलब 2 मंथ्स का रेंट जो है 2 मंथ्स रेंट इज़ आउटस्टैंडिंग। सपोज 1 महीने का रेंट 10,000 है, सो 2 मंथ्स का रेंट कितना हो गया 20,000। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टेटमेंट एवरी ईयर। सो इन दिस ईयर असेसी हैज़ प्रिपेयर्ड द स्टेटमेंट, तो उसमें ऑब्वियसली ये 20,000 जो है एक्चुअल रेंट में ऐड नहीं होगा,
क्योंकि एक्चुअल रेंट वही होता है जो आपको मिला है। तो ओनर को तो 2 महीने का रेंट नहीं मिला ना, तो ये 2 महीने का रेंट जो है ये ईयर में वो ऐड क्यों करेगा, क्यों टैक्स भरेगा? जब इनकम मिली नहीं है तो उस पर टैक्स कैसे भरेगा, बराबर। तो ये ईयर में जो 20,000 नहीं मिला है उसको असेसी ने एक्चुअल रेंट में ऐड नहीं किया, और बाद में जब यही अमाउंट इस ईयर रिसीव हो जाएगा तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इस ईयर में, ठीक है, क्योंकि टैक्स तो भरना है अगर आपको पैसा मिला है तो ये ईयर में उसने नहीं किया था, तो जब मिलेगा जो ईयर में उस ईयर में ऐड करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। अब कैसे ऐड करना है, अच्छा कैसे कि पहले मैं आपको बताता हूँ कहाँ ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है? स्टेटमेंट के नीचे ऐड करना है, ठीक है। तो अरियर्स ऑफ रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट, जो ईयर में आउटस्टैंडिंग हुआ वो ईयर में अगर आपने ऐड नहीं किया, एक्चुअल रेंट में आपने ऐड नहीं किया है, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा उस ईयर में जो ईयर में अरियर्स ऑफ रेंट आपको रिकवर हुआ, रिसीव हुआ, ठीक। कहाँ ऐड करना है? आपका जो करंट ईयर का स्टेटमेंट खत्म होता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के बाद, माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसके बाद ऐड करना है, मतलब करंट ईयर के स्टेटमेंट के नीचे ऐड करना है। 2 पॉइंट हो गए कि जो ईयर में अरियर्स हुआ उसमें आपने ऐड नहीं किया, तो कब ऐड करना पड़ेगा? जो ईयर में रिकवर हुआ। कहाँ ऐड करना पड़ेगा? स्टेटमेंट के नीचे ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करना पड़ेगा? नेक्स्ट पॉइंट ये है। तो कैसे ऐड करना पड़ेगा? तो कैसे बोलोगे सर कैसे ऐड करना पड़ेगा? 20,000 यहाँ पे नहीं मिला था, यहाँ पे 20,000 उसने दे दिया, तो यहाँ पे 20,000 ऐड कर देंगे, सिंपल। पर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, अगर यही 20,000 करंट ईयर में उसने ऐड कर दिया होता तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता कि नहीं? 30% ऑफ NAV, बराबर, क्योंकि ये 20,000 जो है वो एक्चुअल रेंट का पार्ट है। तो एक्चुअल रेंट कंसिडर करके ही तो हमको NAV आता है ना, और NAV का 30% हमको हमेशा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता ही है। वो तो आप कोई खर्चा प्रॉपर्टी पे करो कि नहीं करो, 30% तो आपको फ्लैट डिडक्शन हमेशा ही मिलता है ऑफ NAV, और NAV एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करने के बाद में आता है, समझे कि नहीं? तो ये तो थोड़ा मतलब हार्श हो गया ओनर के लिए, असेसी के लिए, कि जो ईयर में उसने ऐड नहीं किया और नेक्स्ट ईयर में अगर ऐड करना पड़ रहा है तो फुल अमाउंट ऐड करना पड़ रहा है। इसी ईयर में ऐड कर दिया होता तो 30% डिडक्शन मिल जाता, ठीक है। तो ये एक रीज़नेबल या लॉजिकल नहीं लगता है कि पूरा का पूरा 20,000 ही ऐड किया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर में वो ऐड करता तो 30% डिडक्शन मिलता। तो इस ईयर भी अगर वो ऐड कर रहा है तो 30% डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ओनर की तो क्या गलती है, एक तो बेचारे को रेंट नहीं मिला इस ईयर में, तो जब रेंट मिला तो वो ऐड भी कर रहा है ईमानदारी से, अब ऐड कर रहा है तो उसमें 30% डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, तो ओनर को दोनों तरफ से मार पड़ गई। यहाँ टेनेंट ने पैसा नहीं दिया, यहाँ गवर्नमेंट 30% डिडक्शन नहीं दे रही है, तो इसलिए ये लॉजिकल नहीं लगता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो अरियर्स ऑफ रेंट है ये भी जब आप नीचे ऐड करेंगे तो इस पर भी 30% डिडक्शन आपको मिलेगा। तो रिसीव हुआ है 20,000, सो आप यहाँ पे ऐड कितना करोगे? 20,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो ये लॉजिक है पूरा अरियर्स ऑफ रेंट का। अब यही सेम चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की है वो फिट होती है अनरियलाइज रेंट पे भी, सेम टू सेम, बट खाली डिफरेंस समझना है कि अरियर्स ऑफ रेंट क्या है और अनरियलाइज्ड क्या है। तो अरियर्स ऑफ रेंट मैंने आपको बोला था कि अरियर्स मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग, नॉर्मल कोर्स में मिला नहीं है बट मिलेगा, मिल गया, जब मिल गया तो ऐड करो। कैसे ऐड करोगे? 30% माइनस करने के बाद, उसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया। तो अनरियलाइज रेंट क्या है? तो अनरियलाइज रेंट वो रेंट है जिसकी उम्मीद ही नहीं मिलने की, बैड डेट। बैड डेट तो वर्ड आपने सुना होगा अकाउंट्स में। तो बैड डेट मतलब क्या होता है? जो नहीं मिलने वाला है, तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज। मतलब ये कब होता है कि जब सपोज टेनेंट की डेथ हो गई, टेनेंट पागल हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो आपको कोई उम्मीद नहीं है कि टेनेंट से पैसा मिलेगा, रेंट मिलेगा, तो उस रेंट को हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज रेंट, ठीक है। तो अभी डिफरेंस समझा, अरियर्स ऑफ रेंट में क्या होता है और अनरियलाइज क्या होता है। तो अब जो भी है आपने सोचा नहीं मिलने वाला है, तो सपोज आपने सोचा कि 18-19 में, अब इसी रेंट को मैं बोलता हूँ ये अनरियलाइज हो गया, कोई ना कोई रीज़न की वजह से अनरियलाइज हो गया 20,000। तो आपने तो सोचा ये तो मिलने वाला ही नहीं है, जो ओनर टेनेंट है वो बैंकरप्ट हो गया तो आपको नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपने इस ईयर में तो ऑब्वियसली वो आप ऐड नहीं करोगे। बट फॉर्चुनेटली आपको नेक्स्ट ईयर मिल गया, उसके किसी रिलेटिव ने दे दिया, या कोई एसेट बेच के आपको
गवर्नमेंट ने पैसा दिलवा दिया 20,000, तो फॉर्चुनेटली आपको 20,000 मिल गया। आपकी उम्मीद नहीं थी लेकिन मिल गया। इस ईयर में मिले या आगे 2-3 साल के बाद मिले, 4 साल 5 साल के बाद मिले, जो भी ईयर में मिलेगा वो ईयर में आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना रिकवरी जब होती है तभी हम ऐड करते हैं। तो जब भी अरियर्स ऑफ अनरियलाइज रेंट या अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर होगा, जो ईयर में रिकवर होगा उस ईयर में ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है? स्टेटमेंट के नीचे ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? 30% माइनस करने के बाद। क्यों 30% माइनस करना है, इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक है, 30% का रिडक्शन यहाँ पे भी मिलना चाहिए। तो अनरियलाइज रेंट में भी वही है कि जितना भी अमाउंट आपको रिकवर होगा अनरियलाइज रेंट का, 30% माइनस करने के बाद आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो अरियर्स ऑफ रेंट, अनरियलाइज रेंट, दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है वो मैंने बताया। फिर दोनों का ट्रीटमेंट क्या है, मतलब कब आपको ऐड करना है, जो ईयर में रिकवर होगा। कहाँ ऐड करना है? स्टेटमेंट के नीचे ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? 30% माइनस करने के बाद ऐड करना है। तो ये था रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। अब रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट में एक आपको बोल्ड लेटर से 2 लाइन भी लिखा हुआ है कि अगर, क्योंकि मैंने बोला ना अरियर्स मतलब क्या होता है, नॉर्मल कोर्स में आउटस्टैंडिंग है बट ओनर को पूरा होप है या एक्सपेक्टेशन है कि मिलेगा रेंट आगे जाके, तो ओनर ऐसा भी कर सकता है अगर उसका टेनेंट बहुत सालों से है और रिलायबल है, तो वो 20,000 जो है मिला तो नहीं है उसको, पर हो सकता है कि वो इसी ईयर में ऐड कर दे, क्योंकि उसको पता है ना आगे मिलने ही वाला है। ठीक है, तो इसलिए मिला नहीं है, पर हो सकता है कि उसको इसी ईयर में वो एक्चुअल रेंट में ऐड कर दे, रिसीवेबल करके ऐड कर दे। तो जब नेक्स्ट ईयर एक्चुअल में मिलेगा तो क्या वापस ऐड करेंगे? नहीं, तब वापस ऐड मत करना। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है। तो अगर ओनर ने आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब अरियर्स ऑफ रेंट मिला नहीं है फिर भी उसी ईयर में ऐड कर दिया, जैसे एग्जांपल में इसी ईयर में ऐड कर दिया कि मिलने वाला तो है ही तो मैं ऐड कर देता हूँ, पर ऐड कर दिया है तो जब नेक्स्ट ईयर में वापस से मिलेगा तो सेकेंड टाइम ऐड नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट याद रखना। तो ये था अरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज रेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है को ओनरशिप और एक है पार्टली एलओपी पार्टली एसओपी। ये दोनों भी थोड़े एक जैसे ही हैं। पहले को ओनरशिप बता देता हूँ। को ओनरशिप बहुत ही कॉमन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। को ओनरशिप नाम से समझ में आ जाएगा। को ओनरशिप मतलब हाउस तो एक है बट ओनर एक से ज़्यादा है। तो जैसे कि 2 लोग हाउस लेते हैं, हस्बैंड वाइफ, अब दोनों जन जॉइंट ओनर होते हैं, तो ऐसे ही है को ओनरशिप। या पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ में प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो उसको बोलते हैं को ओनरशिप। मतलब एक से ज़्यादा ओनर है कोई हाउस प्रॉपर्टी का तो उसको बोलते हैं को ओनरशिप। हाउस एक ही है बट ओनर्स एक से ज़्यादा है तो दैट इज़ को ओनरशिप। रीड भी कर देता हूँ मैं। व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय मोर देन वन इंडिविजुअल देन इट इज़ कॉल्ड एज को ओनरशिप और जॉइंट ओनरशिप। In such case, taxable income from house property will be calculated normally and will be divided in the ratio of ownership. तो अब यहाँ पे डाउट क्या आता है, हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं को ओनरशिप, क्यों पढ़े हैं भाई को ओनरशिप? सबको मालूम है को ओनरशिप मतलब एक से ज़्यादा ओनर है, तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है स्टेटमेंट पे, ये समझना है, और ये इफेक्ट क्यों होगा वो भी समझना है। तो को ओनरशिप मैंने बता दिया, प्रॉपर्टी एक, ओनर एक से ज़्यादा, उसको बोलते हैं को ओनरशिप। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि ओनर तो सपोज 2 है, हस्बैंड वाइफ, एग्जांपल की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, 2 से भी ज़्यादा हो सकते, 3-4 जितने भी हैं। तो सपोज 2 ओनर है, हस्बैंड वाइफ, एंड दोनों ने एक फ्लैट बाय किया है, तो प्रॉपर्टी एक है, ओनर 2 है, तो उसको बोलते हैं को ओनरशिप। अब हस्बैंड को भी अपना रिटर्न फाइल करना है, इनकम टैक्स, ठीक है, तो टैक्स कैलकुलेट करना है, और वाइफ को भी अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, दोनों को कैलकुलेट करना पड़ता है, दोनों असेसी है बराबर। बट हाउस तो एक ही है बट दोनों के नाम पे है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो भी दोनों के रिटर्न में आएगी, दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हस्बैंड बोलेगा मैं ही पूरा दिखा देता हूँ तू मत दिखा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर दोनों के नाम पे हाउस है तो दोनों के रिटर्न में इनकम टैक्स के अंदर हाउस प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम ये पार्ट पढ़ रहे हैं को ओनरशिप। तो अब वो कैसे हम लोग शो करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे एक ही हाउस की वैल्यूएशन को दोनों के बीच में? तो बहुत ही सिंपल है, वो दोनों की ओनरशिप के रेशो में जो भी वैल्यूज़ दी है उसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब सपोज नॉर्मली जैसे 50-50% ही ओनर होते हैं, 50% वाइफ 50% हस्बैंड। तो क्वेश्चन में लिखा है म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख,
तो हस्बैंड जब अपना स्टेटमेंट बनाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो 1 लाख की जगह क्या लिखेगा 50,000, 50% ओनर है ना। तो जो भी वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी होती है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, वो सब वैल्यूज़ उन दोनों के ओनरशिप रेशियो में डिवाइड होंगी। वो अपना स्टेटमेंट बनाएगा, ये अपना स्टेटमेंट बनाएंगे और दोनों अपने अपने ओनरशिप रेशियो के हिसाब से वैल्यूज़ लिखेंगे स्टेटमेंट के अंदर। तो म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख दिया है तो ये भी 50,000 लिखेगा, वाइफ भी 50,000 लिखेगी। फेयर रेंट अगर 50,000 दिया है तो ये 25,000 लिखेगा, ये भी 25,000 लिखेगी, एंड सो ऑन। तो जो भी वैल्यूज़ हैं ऊपर से लेके नीचे तक मतलब मैं आपको बता भी देता हूँ, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, फिर GAV, NAV, उसके बाद में आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो यहाँ तक जो है ना स्टैंडर्ड डिडक्शन @ 30% ऑफ NAV, यहाँ तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब ओनरशिप के रेशियो में डिवाइड होगी। कहाँ तक? स्टैंडर्ड डिडक्शन @ 30% ऑफ NAV तक। उसके नीचे एक ही तो बचा, इंटरेस्ट ऑन लोन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप प्रॉपर्टी 2 नाम पे या एक से ज़्यादा नाम पे ले रहे हो, 2 या 3 जितने भी हों, जितनी भी असेसी हैं सभी को फुल डिडक्शन मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि डिडक्शन का जो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो डिडक्शन का अमाउंट है SOPR के लिए, परचेस और कंस्ट्रक्शन के लिए अप टू 2 लाख है। तो आप बोलोगे सर दोनों 50-50% ओनर है तो 1 लाख हस्बैंड को मिलेगा डिडक्शन, 1 लाख वाइफ को, बराबर? नहीं, यही गलत है, यही इंपॉर्टेंट है, यही समझना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डबल एडवांटेज दिया है, मतलब हस्बैंड को भी 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन फुल मिलेगा और वाइफ को भी 2 लाख का डिडक्शन फुल मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसको अच्छे से माइंड में फिट कर लो, ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। तो अगर आप हाउस प्रॉपर्टी 2 जॉइंट ओनरशिप पे लेते हो तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज डिडक्शन का आपको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के डिडक्शन के ऊपर के सारे फिगर्स तो एक डिवाइड हो जाएंगे ओनरशिप रेशियो में, बट इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आपको फुल मिलेगा। 2 लाख अगर मैक्सिमम लिमिट है तो 2 लाख हस्बैंड को, 2 लाख वाइफ को पूरा। 30,000 अगर मैक्सिमम डिडक्शन है रिपेयर इनोवेशन वाला तो 30,000 इसको, 30,000 उसको भी पूरा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसलिए कभी भी आप हाउस प्रॉपर्टी लेते हो तो जॉइंट ओनरशिप पे लो तो आपको टैक्स में बेनिफिट होगा, ठीक है। मैं रीड भी कर देता हूँ। When a house property is owned by more than one individual, it is called as co-ownership or joint ownership. In such case, taxable income from house property will be calculated normally and will be divided in the ratio of ownership. In case of SOPR, interest on loan limit of rupees 30,000 or 2 lakh is applicable on individual owner basis and not jointly, जो मैंने आपको बताया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन के ऊपर के सारे फिगर्स ओनरशिप रेशियो में डिवाइड होंगे, बट इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन आपको फुल मिलेगा एकदम। देन नेक्स्ट है पार्टली LOP एंड पार्टली SOP। सो पार्टली LOP पार्टली SOP समझ में आ गया होगा आपका कि यहाँ पे भी घर एक ही है, बट घर का एक पार्ट SOP की जैसा यूज़ हो रहा है और एक पार्ट आपने लेट आउट किया है। बेस्ट एग्जांपल है इसका पेइंग गेस्ट वगैरह, जहाँ पे आपका सपोज़ 2 BHK फ्लैट है तो एक रूम आप यूज़ कर रहे हैं खुद के रहने के लिए और एक रूम आपने किसी को, स्टूडेंट को ऐसे लेट आउट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्टली LOP पार्टली SOP, क्योंकि घर तो एक ही है, उसमें ओनर भी रह रहा है और उसी में उसने कुछ पार्ट, 1 रूम 2 रूम लेट आउट भी किया हुआ है। तो अब ऐसे हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, कोई भी प्रॉपर्टी को SOP होने के लिए, क्योंकि आपको पता है ना कि 2 SOPR एग्जेम्प्ट है, तो कोई भी प्रॉपर्टी को SOPR होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुल 12 मंथ्स SOPR की तरह ही हो। अगर आपने 1 मंथ भी लेट आउट कर दिया ना तो पूरे साल के लिए वो प्रॉपर्टी लेट आउट ट्रीट होगी, ठीक है, ये याद रखना। तो कोई भी प्रॉपर्टी को SOPR होने के लिए पूरा 12 मंथ्स उसको SOPR ही रखना पड़ेगा। 1 महीना भी लेट आउट कर दिया तो प्रॉपर्टी हो जाएगी LOP, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी है, इसमें पूरे साल या साल में से कुछ महीने, 9 महीना, 10 महीना, 6 महीना, एक पार्ट ओनर ने लेट आउट किया और एक पार्ट पे खुद रह रहा है। तो मैंने अभी बोला कि पार्टली SOP पार्टली LOP। LOP के लिए तो मैंने बोल दिया ना, 1 महीना भी लेट आउट होगा तो LOP,
बट एसओपी के लिए क्या होना चाहिए, पूरे के पूरे 12 महीने एसओपी के जैसा ही यूज़ होना चाहिए। तो घर तो ये एक ही है, ठीक, इसके 2 पार्ट है। तो ये पार्ट एसओपी आर अगर ट्रीट होगा, मतलब यहाँ पे ओनर क्या है, फुल 12 मंथ्स ओनर उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस के जैसा यूज़ कर रहा है। ये पार्ट उसने एलओपी किया है। तो एलओपी में आपको पता है कि वो 1 महीना हो, 2 महीना हो, 6 महीना हो, 9 महीना हो, 10 महीना हो, 12 महीना हो, कैसा भी हो वो एलओपी हो जाता है। 1 महीना भी आपने लेट आउट किया तो ये पार्ट आधा जो है, सपोज अगर उसने लेट आउट किया तो उसको हम लोग बोलेंगे लेट आउट पार्ट। तो अगर एक ही हाउस में ये 2 पार्ट हो जाते हैं कि एक पार्ट पूरे के पूरे साल उसने एसओपी जैसा यूज़ किया और दूसरा पार्ट उसने एलओपी किया है। अब एलओपी कितनी मंथ्स का वो कर सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे हाउस को हम लोग बोलेंगे पार्टली एसओपी, पार्टली एलओपी, ठीक है। अब इसमें एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में क्या आती है, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में भी ऐसे कन्फ्यूज़ करने के लिए ही क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में लिख देगा कि मिस्टर एक्स इज़ द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ही हैज़ occupied the property for self residence from April to June, and after that from July onwards he has let out the property। तो सब स्टूडेंट इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है यार ये पहले 3-4 महीना तो खुद रहा और बाद में उसने लेट आउट कर दिया, मतलब ये होगी पार्टली एलओपी पार्टली एसओपी। तो यही हो गया काम तमाम। तो पार्टली एसओपी पार्टली एलओपी ये नहीं होता है, ईयर का पार्ट नहीं करना है, घर का पार्ट करना है, ठीक है। तो पूरे 12 मंथ्स में से कुछ टाइम आप खुद के लिए रहे और आपने 1 महीना भी, मैंने बोला ना 1 महीना भी लेट आउट कर दिया, 11 मंथ्स आप खुद रहे, 12 मंथ मार्च में खाली लेट आउट कर दिया, तो पूरे साल के लिए वो प्रॉपर्टी लेट आउट हो जाएगी, समझे आप। तो ईयर का पार्ट नहीं करना है, घर का बारे में सोचना है कि घर का एक पार्ट पूरे के पूरे 12 मंथ्स सेल्फ ऑक्यूपाइड था और दूसरा पार्ट लेट आउट था, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ईयर का पार्ट अगर दिया हुआ है तो वो पार्टली नहीं होता है। घर का अगर पार्ट दिया है तो वो पार्टली एलओपी पार्टली एसओपी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, तो घर तो एक ही है, तो स्टेटमेंट भी जो है ना वो हम लोग एक ही बनाएंगे। देखो घर एक है सिंगल ना, और असेसी जो है ओनर वो भी एक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जॉइंट ओनरशिप भी हो सकती है, पार्टली एलओपी पार्टली एसओपी भी हो सकती है। खैर मैं अभी खाली एक ओनरशिप के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि असेसी भी एक है और घर भी एक है, तो ओबियसली स्टेटमेंट भी एक ही बनेगा, ठीक है। तब उसमें कैसे बनेगा, स्टेटमेंट एक बनेगा पर आप कॉलम 2 बनाओगे। अब इसमें क्वेश्चन में जैसे ओनरशिप, जॉइंट ओनरशिप के केस में आपको ओनरशिप का रेशो दिया होगा, वैसे ही यहाँ पे पार्टली एलओपी और पार्टली एसओपी के केस में भी आपको रेशो दिया होगा कि 40% सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 60% लेट आउट, ऐसा उसने करके दे दिया। तो आप 2 कॉलम बनाना, एक एसओपी आर हो जाएगा और एक एलओपी हो जाएगा। तो यहाँ पे 60% आएगा, यहाँ पे 40% आएगा। पर आपको पता है कि एक एसओपी 2 एसओपी आर तो हमेशा ही एग्जेम्प्ट है, तो ये कॉलम में पूरा डैश 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 आ जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिलता है, ठीक है। तो एग्जेम्प्ट तो होता है बट आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन एसओपी आर पे भी मिलेगा, ठीक है। तो 2 एसओपी आर एग्जेम्प्ट होती है, उसमें पूरा का पूरा डैश 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 होता है, बट फिर भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिलता है। एलओपी में आपको वैल्यूज़ लिखनी है। अब जो भी वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी होगी, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट जो भी है, उसका कितना परसेंट लोगे, 60%, और ऐसे ले लेके ऊपर से लेके नीचे तक लिख देना, एकदम नीचे तक, इंटरेस्ट ऑन लोन तक, ठीक है पूरा। तो पूरे स्टेटमेंट में जो भी वैल्यू दी है उसका 60% लेके सॉल्व कर देना है। तो इसको बोलते हैं पार्टली एलओपी पार्टली एसओपी। अब इसमें क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको कर लेते हैं फटाफट हम लोग।
Question number 2. Mr. Nishant is the owner of 3 house properties. Details of which are as follows. So owner एक ही है, सिंगल ओनर है ये, बट ही हैज़ 3 हाउस प्रॉपर्टीज़. तो 3 हाउस प्रॉपर्टी मतलब अपने को 3 कॉलम बनाने पड़ सकते हैं. देखते हैं अभी आगे. हाउस नंबर 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. म्यूनसिपल वैल्यू इज 3,50,000. म्यूनसिपल टैक्स 10,000. इंटरेस्ट ऑन लोन taken for repairs 35,000 including outstanding. House number 2 let out for commercial purpose at a monthly rent of 8,000 per month. Best estimated rent is 1,10,000. Standard rent is 1 lakh. Municipal tax 12,000 including unpaid tax of 3,000. Loan of rupees 2 lakh was taken for construction on 1/4/2013 and construction was completed on 1st June 2016. Interest at the rate 8% per annum and loan of 20,000 was repaid on 1st October 2014. House number 3 let out to Miss Gautami at a rent of 3,000 per month. Municipal value 30,000. Municipal tax paid by Miss Gautami rupees 3,000. Vacancy 1 month. तो 3 हाउस है, उसमें से पहला हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरा लेट आउट है और तीसरा भी लेट आउट है. तो 3 कॉलम मुझे बनाने हैं. आरसीसी तो एक ही है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपका PY प्रीवियस ईयर इज़ 2019-20, AY 2020-21, आरसीसी मिस्टर निशांत. House 1 SOPR, House 2 LOP, House 3 is also LOP. फटाफट स्टेटमेंट बना लो आप पहले. म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज़ लोअर इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड रेंट. देन एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर यू गेट GAV minus municipal taxes paid, then you get NAV minus deduction under section 24. First deduction has standard deduction at the rate 30%. second है interest on loan. ठीक है. यहाँ पे अरियर्स ऑफ रेंट वगैरह तो दिया नहीं है, आपको पता है अगर दिया भी होगा अरियर्स ऑफ रेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. रिकवरी होगा तो ऐड करना है, और अरियर्स खाली लिखा है ना तो वो एक्चुअल रेंट में से माइनस होता है. ठीक है. मैं आपको ना ये क्वेश्चन करने के पहले चाहिए तो एक रेड पेन से एक्चुअल रेंट फाइंड कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला लिख देना. एक्चुअल रेंट जो है ये है एनुअल रेंट. एनुअल मतलब पूरे 12 मंथ्स का रेंट माइनस सबसे पहले वैकेंसी रेंट. अगर वैकेंसी है 2 महीना 3 महीना तो उसका रेंट माइनस कर देना. फिर अरियर्स ऑफ रेंट अगर नहीं मिला है इस ईयर में तो वो भी माइनस करना है. और फिर अनरियलाइज्ड रेंट ये नहीं मिला है तो वो भी माइनस करना है. ठीक है. तो ये सब माइनस करने के बाद आपको जो आंसर आता है वो होता है एक्चुअल रेंट. तो ये आप कहीं लिख के रखो रेड पेन से, एक्चुअल रेंट कैसे फाइंड करना है. सो हाउस नंबर 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आपको पता है कि एक हाउस प्रॉपर्टी तो फुल्ली एग्जम्प्ट है. तो यहाँ पे सब जगह पे क्या आ जाएगा डैश डैश, बट खाली इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिलेगा ही हमेशा. हाउस नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन लोन है फॉर रिपेयर्स 35,000. तो आप बताइए SOP में कितना लिमिट है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए. पूरा 35,000 लिख दूँ क्या? आप बोलोगे हाँ सर 2 लाख का है, पर 2 लाख सिर्फ परचेस और कंस्ट्रक्शन के लिए. इसमें क्या लिखा है रिपेयर्स, लोन रिपेयर्स के लिए लिया है. तो रिपेयर्स और रिनोवेशन के लिए लिमिट कितनी है? सिर्फ 30,000 है. तो पूरा 35,000 हम लोग नहीं ले सकते, आपको सिर्फ 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा. ठीक है, क्योंकि रिपेयर्स के लिए लोन है. तो इसको
मतलब हाउस नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, -30,000। तो हाउस नंबर 1 का हो गया कैलकुलेशन। हाउस नंबर 2 पे आते हैं। हाउस नंबर 2 लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पस, डजेंट मैटर कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, लेट आउट होना चाहिए। मंथली रेंट है 8,000 पर मंथ, मतलब ये एक्चुअल रेंट है। बेस्ट एस्टिमेटेड रेंट 1,10,000 है। स्टैंडर्ड रेंट बेस्ट एस्टिमेटेड मतलब बोल सकते हो कि फेयर रेंट की बात कर रहा है वो। तो फेयर रेंट जो है वो 1,10,000 है। स्टैंडर्ड रेंट 1 लाख है। म्यूनसिपल टैक्स 12,000 इंक्लूडिंग अनपेड टैक्स 3,000। लोन ऑफ 2 लाख वॉज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन 1/4/13। ठीक है, वो सब आगे जाने दो, पहले तो एक एक करके ढूंढते हैं। म्यूनसिपल वैल्यू हाउस 2 का नहीं दिया है। फेयर रेंट मतलब होता है बेस्ट एस्टिमेटेड रेंट एंड इट इज़ गिवन एज 1,10,000। ठीक है, तो विच एवर इज़ हायर, तो हायर मतलब हो गया 1,10,000। देन स्टैंडर्ड रेंट है 1 लाख। whichever is lower, so you get expected rent as 1 लाख। एक्चुअल रेंट तो पहले ही दे दिया था, मंथली रेंट है 8,000 पर मंथ। बट एक्चुअल रेंट लिखते टाइम आप ध्यान रखना वैकेंसी रेंट का, देन अरियर्स ऑफ रेंट का, अनरियलाइज रेंट का, तो ज़रा चेक कर लो ये सब तीनों में से कुछ है तो नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया है, ना ही वैकेंसी है, ना ही अरियर्स है और नहीं अनरियलाइज्ड है। तो मतलब पूरे 12 मंथ्स लेट आउट किया था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8,000 इंटू 12, तो हो गया 96,000। तो अभी GAV कैसे आता है, विच एवर इज़ हायर, क्योंकि वैकेंसी नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। तो विच एवर इज़ हायर मतलब हो जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख इज़ योर GAV। ना म्यूनसिपल टैक्स हाउस नंबर 2 में लिखा है कि म्यूनसिपल टैक्स 12,000 टोटल है, बट उसमें से 3,000 अनपेड है। तो आपको पता है म्यूनसिपल टैक्स इज अलाउड ऑन पेड बेसिस, तो जो अनपेड है वो यहाँ पे नहीं लिख सकते हम लोग। सो म्यूनसिपल टैक्स में भी कैलकुलेशन बता देता हूँ। 12,000 टोटल है माइनस 3,000, तो कितना बचा 9,000। So 1 lakh minus 9,000, you will get 91,000. NAV। तो अभी इसके बाद में का स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, अब निकालो 91,000 का। $27,300। इंटरेस्ट ऑन लोन। सो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देखना है कि ये नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन लोन है या प्री कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे आई थिंक प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो जब भी प्री कंस्ट्रक्शन होगा तो वही वर्किंग में आनी पड़ेगी 3 कॉलम वाली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 है, लेकिन कौन से हाउस के लिए, हाउस नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। जब ये एग्जीक्यूटिव लेवल पे ऑब्वियसली ये पूरा स्टेटमेंट तो नहीं बनाना होता है, पर आपको जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही एक क्वेश्चन दे देगा जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को लोग 4-5 MCQs में डिवाइड करेंगे, जैसे कि बोलेंगे फाइंड GAV, फिर आपको बोल सकते हैं फाइंड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस 1, देन फाइंड इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन फॉर हाउस 2। तो ऐसे करके वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन रहेगा, इसी को 5 से 6 क्वेश्चन में वो लोग डिवाइड करके एक मार्क के लिए आपको क्वेश्चन देंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो क्या टाइम पास है, पूरा स्टेटमेंट बनाना है। तो वही बेसिक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी MCQ सॉल्व करने के लिए। तो MCQ ऐसा नहीं है कि आप 1500 MCQ सॉल्व करके जाओगे तो अरे बस उसमें से आने वाला, ऐसा नहीं है। आपको बेसिक कंसेप्ट पहले समझना ज़रूरी है, उसके बाद जितने MCQ आप सॉल्व करेंगे वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट होगा। सो प्रैक्टिस इज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। फास्ट स्पीड देता है आपको, पर आप बेसिक कंसेप्ट ही नहीं समझोगे तो स्पीड तो आएगी, पर वो रॉन्ग स्पीड आएगी, क्वेश्चन रॉन्ग होंगे आंसर्स। तो बेसिक कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, इसके बाद आप जितना चाहिए उतना MCQ सॉल्व करो। हाउस नंबर 2 में पहला कॉलम क्या होता है, डेट का, उसके बाद होता है प्रीवियस ईयर और उसके बाद होता है वर्किंग।
मैंने आपको बोला था 3 डेट ढूंढना है, डेट व्हेन लोन इज टेकन, लोन वाज टेकन, एंड देन कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट, एंड देन लोन रीपेमेंट डेट। सो फर्स्ट ढूंढना है आपको डेट ऑन विच लोन वाज टेकन। सो लोन was taken for construction on 1st April 2013, loan of 2 lakh, 1st April 2013 लोन कितने का लिया है, 2 लाख का। तो 1st April 13 मीन्स 2013 and 14। Construction was completed on 1st June 16। Now 1st June 16 means 2016-17, तो उसके पहले के जो ईयर है वो यहाँ पे लिख दो, 2014-15, 2015-16, फिर 2016 एंड 17 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो उसके ऊपर लाइन मार देनी है। कौन सा डेट है, 1st June 16, 1st June 16 कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, ठीक है, 1st June 16 को। अब उसके बाद में लोन रीपे भी किया है 1st October 14। October 14 मीन्स 2014 एंड 15, 1st October 14 रीपेड, हाउ मच, 20,000, 2014-15 में रीपे किया। तो 3 डेट हो गई और इसके हिसाब से प्रीवियस ईयर लिखना है और उनको कनेक्ट करना है। अब ये सारी चीज़ें, ये सारे ईयर्स रादर मैटर नहीं करते, हमको मैटर करता है सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर विच इज़ 1920। तो 1920 देख लो कहाँ आएगा, 16-17 के बाद है 17-18, देन 18-19, देन 2019 एंड 20। तो ये जो 1920 है आपका प्रीवियस ईयर, ये चेक कर लो कि ये 5 ईयर्स के अंदर आ रहा है कि नहीं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो 1 2 3 4 5 विद इन 5 ईयर्स आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी आपको आपके प्रीवियस ईयर में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिलेगा, तो ये आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो अभी 1920 में क्या होगा, 1920 में करंट इंटरेस्ट का रिडक्शन तो मिलेगा, प्लस प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का रिडक्शन भी आपको मिलेगा। सो ये करंट ईयर का रिडक्शन और ये प्री कंस्ट्रक्शन। तो करंट ईयर का तो निकाल लेंगे, सिंपल होगा, बट प्री कंस्ट्रक्शन वाला थोड़ा लेंदी है, तो वो पहले निकालते हैं। तो प्री कंस्ट्रक्शन मतलब पहले ये तीनों साल में कितना इंटरेस्ट आपने पे किया है उसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, उसका टोटल निकालना है, बाद में क्या करना है, डिवाइड बाय 5, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना है। अब लोन लिया है 2 लाख का, ठीक है, 1st April 13, मतलब 2013-14 में फर्स्ट डेट पे ही लोन लिया, 1st April इज़ द स्टार्टिंग डेट। सो ऑब्वियसली आपने 2013-14 में पूरे के पूरे 2 लाख पे कितना, 12 मंथ्स फुल, बराबर कितने, 2 लाख पे इंटरेस्ट पे किया होगा फुल 12 मंथ्स। अब 14-15 में क्या हुआ कि 1st October 14 को उसने 20,000 रीपे कर दिया। 1st October मतलब उसके पहले आता है 30 सितंबर। सो नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर मतलब 14-15 में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स तक तो वो इंटरेस्ट भरेगा 2 लाख के ऊपर, पर बाद में वो नेक्स्ट 6 मंथ पे वो इंटरेस्ट किस पे भरेगा, सिर्फ 1,80,000 पे, समझा, क्योंकि वो 2 लाख माइनस 20,000 रीपेड, तो 2 लाख माइनस 20,000 कितना आउटस्टैंडिंग बचा प्रिंसिपल, 1,80,000। तो अभी इसके बाद से ऑब्वियसली इंटरेस्ट जो लगेगा वो सिर्फ कितने पे लगेगा, 1,80,000 पे लगेगा। तो 2015-16 में क्या होगा, फुल 12 मंथ्स आप किस पे इंटरेस्ट दोगे, 1,80,000 पे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब इसका कैलकुलेशन भी बहुत ही सिंपल है, ये देखो यहाँ पे 2 लाख पे टोटल कितने मंथ्स में इंटरेस्ट लग रहा है, 12 + 6 18 मंथ्स, और 1,80,000 पे भी सेम 6 + 12 18 मंथ्स। तो वर्किंग बना दो। तो 2 लाख इंटरेस्ट का रेट है 8%,
2 लाख पे टोटल कितना मंथ्स आपने इंटरेस्ट दिया है, 18 मंथ्स, सो 18 डिवाइड बाई 12, ठीक है। इसी में ऐड करना है 1,80,000 इंटू 8% इंटू 18 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो इसका भी आंसर निकालो, इसमें ये प्लस करो, फिर जो भी आंसर आता है उसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो 2 लाख इंटू 8% इंटू 18 डिवाइड बाई 12, 24,000। तो ये आंसर आ रहा है 24,000। और नीचे वाला भी निकाल लेता हूँ, 1,80,000 इंटू 8% इंटू 18 डिवाइड बाय 12, 21,600। दोनों को ऐड कर दो, 45,600। तो ये हो गया क्या आपका टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, एंड इट इज अलाउड in 5 equal installments, so divide by 5, so 45,600 divide by 5, you get 9120 per annum। 9120 आपको हर साल इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलेगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर। बट ये सारे ईयर से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको 1920 से लेना देना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9120, ठीक है। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का रिडक्शन मुझे मिल गया 1920 के लिए। अब 1920 में करंट ईयर का कितना रिडक्शन है वो ढूंढना है। तो करंट ईयर का रिडक्शन, करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, तो अभी आपको पता है 20,000 पे करने के बाद 1,80,000 ही आउटस्टैंडिंग बचा ना, तो उसके ऊपर 8% ले लेना है। 14,400, तो 14,400 प्लस 9120, 23,520, तो 23,520 टोटल इंटरेस्ट आ रहा है प्री कंस्ट्रक्शन प्लस करंट ईयर का। और ये LOP प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आपको पता है कि इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट के डिडक्शन के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो पूरा अमाउंट यहाँ पे लिख देना है 23,520। अब इसको आप माइनस कर दो, $40,180। ये सेकेंड हाउस का कैलकुलेशन है। अब इसको वीडियो पॉज करके आप यहाँ तक फटाफट कॉपी कर लो, फिर हाउस नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। Now house number 3, let out to Miss Gautami at a rent of 3,000 per month। so ये एक्चुअल रेंट है। म्यूनसिपल वैल्यू 3 लाख और म्यूनसिपल टैक्स, तो म्यूनसिपल वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3 लाख। फेयर रेंट नहीं दिया है, सो जो बच जाएगा वही हो जाएगा आपका हायर अमाउंट। स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा 3 लाख। यहाँ पे भी बहुत ही लिमिटेड डिटेल्स यहाँ पे दिया है, सिर्फ म्यूनसिपल टैक्स दिया, उसके बाद सीधा म्यूनसिपल टैक्स दे दिया। एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट है लेट आउट टू गौतमी एट रेंट ऑफ 3,000। सो 3,000 तो आएगा। आपको देखना है कुछ वैकेंसी भी है क्या, वैकेंसी 1 मंथ लिखा हुआ है, मीन्स आपको रेंट कितने मंथ का मिला होगा, 11 मंथ्स का। सो 3,000 इंटू 11, 33,000। सॉरी, म्यूनसिपल वैल्यू 30,000 है, इतना डिफरेंस कैसे आ गया। 30,000, 30,000, 30,000 और ये है 33,000। एक्चुअल रेंट 33। सो अब यहाँ पे GAV निकालने के लिए आपको पता है कि डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वैकेंसी है, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो
एक्चुअल रेंट पहले से ही ज़्यादा है 33,000, तो उसमें वैकेंसी रेंट ऐड करोगे तो ये एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट वाली साइड ही ज़्यादा आएगी ना, तो फार्मूला यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट GAV वाला जो फार्मूला है वो आप तभी यूज़ करो जब एक तो वैकेंसी हो और दूसरा एक्चुअल रेंट कम हो, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो, तभी यूज़ करो। ठीक है, शॉर्टकट आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पे वैकेंसी है बट एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली GAV 33,000 ही आएगा। देन म्यूनसिपल टैक्स पेड, म्यूनसिपल टैक्स इज़ गिवन एज 3,000, बट यही चीज़ें हैं जो बहुत ही सिंपल दिखती हैं बट होती नहीं है। बहुत ही सिंपल लिख दिया म्यूनसिपल टैक्स पेड, तो आप लिख दोगे सर पेड है, म्यूनसिपल टैक्स है, माइनस कर दो। बट इट इज़ पेड बाय गौतमी, गौतमी इज टेनेंट एंड ओनर कौन है, निशांत, तो इसका रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज म्यूनसिपल टैक्स इज पेड बाय टेनेंट। इसलिए यहाँ पे नील लिखना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो 33,000 आएगा यहाँ पे, इसका 30% डिडक्शन लेना है, तो आ जाएगा 9,900 आई गेस। और एक बार कैलकुलेट भी कर लो। अब इंटरेस्ट ऑन लोन भी देख लो। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है, लोन पे प्रॉपर्टी नहीं लिया, तो 33,000 इसमें से माइनस कर दो, 23,100, ये आ गई हाउस 3 की वैल्यू। तो अभी हम लोगों ने तीनों हाउस का कैलकुलेशन कर लिया है। अब असेसी तो एक ही है, तो इसके लिए हमको एक फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। $40,180 प्लस 23,100 माइनस 30,000, 33,280। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लो। अभी इसमें नीचे थोड़े अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं, पर वो बहुत ही सिंपल हैं, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और एक बार रीड करके भी आपको पूरा बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल कॉमन सेंस वाले हैं, तो इसको खाली एक बार रीड कर लेना। ऐसे कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है, बट रीड ज़रूर करना, पढ़ना ज़रूर। फिर ये चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा, कुछ MCQ भी कराता हूँ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।